यस दोस्तों, वेलकम अगेन। आज का नया टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये बहुत प्रैक्टिकल है, इजी है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। लर्निंग आउटकम्स क्या होने वाला है। डेफिनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिस्टिंक्शन ऑफ सेल फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट किनके बीच में है? बायर एंड सेलर के बीच में है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अरे भैया माल बेचना है, बहुत सिंपल है यार, एब्सोल्यूट सिंपल है, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एकदम हैवी दिमाग से नहीं, एकदम मस्त दिमाग से रहो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना है। प्रॉपर्टी मतलब भैया जो माल खरीदने बेचने का बात हो रहा है, पैसे ले लिए, पैसा दो। अरे पैसे ले लिए फिर पैसा दो, अच्छा भैया गलती हो गई, पैसे ले लियो, सामान दो, तो ट्रांसफर करो प्रॉपर्टी को। अब कुछ कुछ सिचुएशन में क्या होता है, इमीडिएट ट्रांसफर। एप्पल का आईफोन लेना था, मॉल में गए, पैसा दिए और फोन ले लिए, तो इसे कहते हैं इमीडिएट ट्रांसफर। और येट टू बी ट्रांसफर्ड, अभी आपने कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा कर दिया है। लेट्स से गाड़ी बुक कर दिया है, गाड़ी का मॉडल नंबर देख लिया है, कलर देख लिया है, और बोला ठीक है भैया ये लो, हमको ये गाड़ी चाहिए, तो अग्रीमेंट टू सेल हो गया। इमीडिएट ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो अग्री कर लिया है कि ये गाड़ी इस मॉडल का, इस कलर का हमारे पास जब भी आएगा, जैसे भी आएगा, सबसे पहले हम आपको देंगे। तो इसे कहते हैं सेल? नहीं भैया, इसे सेल नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं सेल? सेल मतलब हमने अपना काम कर दिया, आपने अपना काम कर दिया। सेल नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक आया नहीं है ना। जो आइटम खरीदने गए थे वो अभी तक आपके पास आया नहीं है। तो घर पे जाके वाइफ को क्या बोलेगा? अरे डार्लिंग डोंट वरी, मैंने उसके साथ अग्रीमेंट कर दिया है। अग्रीमेंट का बहुत बड़ा वैल्यू है। हमने एक दूसरे को जबान दे दिया, प्रॉमिस कर दिया। याद है ना, आपने पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्यों? वादा करने का क्या दरकार था? पैसा देते, उठा के ले आते। अरे भैया उसके पास नहीं था ना डार्लिंग, उसके पास सामान रेडी नहीं था। रेडी नहीं था, बट हमने एक दूसरे को वादा कर दिया कि जब भी वो सामान उसके पास उपलब्ध हो जाए, संग संग वो हमें ही देगा। अग्रीमेंट कर लिया है, चलो ठीक है। अब देखो, अग्रीमेंट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा। गुड्स, गुड्स का बात करना है। गुड्स में क्या होता है, कभी कभी एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, जो एकदम जैसे हमने कहा ना, मोबाइल फोन एकदम काउंटर पे है, स्पेसिफिक कौन सा गुड चाहिए, यही यही फोन, यही मॉडल, आईफोन 7s या आईफोन 10। या कभी कभी गुड्स को हम असरटेन कर लेते हैं। असरटेन मतलब क्या होता है कि जैसे एक बहुत बड़ा बोरा रखा हुआ है, या जैसे अपने मोदी के दुकान में जाते हैं और उसमें 500 किलो राइस रखा हुआ है, 500 किलोज राइस। आपको 500 किलो नहीं लेना, उसमें से आपने 10 किलो का पैकेट बनवा लिया। वो 10 किलो का पैकेट, अब दुकानदार के सामने लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो 10 किलो वाला पैकेट पे आपका नजर है, अरे भैया वो पैकेट मेरा है भैया, ध्यान दीजिएगा, वो पैकेट 10 किलो वाला मेरा है। असरटेन कर लिया आपने कि दैट इज माय पैकेट। ओके, अच्छा, अगर इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कि गुड्स को हम असरटेन कैसे कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप एक आईफोन कंपनी के पास जा रहे हो, एप्पल कंपनी के पास जा रहे हो, फ़ोन खरीद रहे हो, तो हर फ़ोन का या हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का एक अलग से नंबर होता है, न्यूमेरिकल कोड होता है, बार कोडिंग होता है, या कुछ भी है। तो आपको मालूम है कि यस मेरा ये नंबर है, तो असरटेन कर रहे हो आप उस नंबर से आप अपने फ़ोन को असरटेन कर रहे हो, वरना कैसे पता चलेगा?
अनअसर्टेन मतलब भैया अभी तक असर्टेन नहीं किए हैं, लेना है बट कौन सा मेरा है ये अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये तो बात था एग्जिस्टिंग गुड्स का। फ्यूचर गुड्स जो अभी आया नहीं है, आने वाला है फ्यूचर में। और कंटिंजेंट गुड्स मतलब आ भी सकता है, अगर मैं बैंकॉक गया और वहां मिला तो ये गुड जो मैं लाऊंगा ये तुम्हें दे दूंगा। तो ये इट डिपेंड्स, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो गुड्स तक का डिस्कशन कर लिया हमने, एग्जिस्टिंग फ्यूचर कंटिंजेंट कर लिया है। प्राइस का डिस्कशन करना है। प्राइस क्या होता है? जनरली मनी का कंसिडरेशन, पैसा, करेंसी। और एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है वो तो होना ही चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ इलीगल काम कर रहे हो जो अलाउड नहीं है, वैसा कुछ बेच रहे हो, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, AK-47, रिवॉल्वर, तलवार, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। वेपन्स। ओके गाइस, सो इंट्रोडक्शन के लिए आप रेडी हो? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 allows the parties to modify the provisions of law by express stipulations. However, in some places, this freedom is severely restricted. अब वापस से देखते हैं। Sale of goods is one of the specific forms of contracts recognized and regulated by law in India. Sale is a typical bargain. अरे मजा आ गया भैया, कितना का दिया? ओ बीबी जी आपके लिए एकदम स्पेशल प्राइस, अभी सुबह सुबह बोनी करना है, 400 रुपया में बेचता हूँ आपको, मैं 300 रुपया लगा देता हूँ, बोलिए पैक कर दूं, दे दूं? हाँ 300 रुपया। कितना 300 रुपया में कितना? 2 पीस दोगे क्या 300 रुपया में? सुबह सुबह और कोई मिला नहीं आपको? मैं ही आपको बेवकूफ नजर आ रही हूँ? छोड़िए, 125 रुपया में कल ही ना पम्मी की मम्मी लेकर आई है, पम्मी की मम्मी 125 रुपया में, और आप मुझे 300 रुपया चिपका रहे हो। तो टिपिकल बार्गेन होता है किसके बीच में? बिटवीन बायर एंड सेलर के बीच में, ठीक है। Sale of Goods Act 1930 is the act to define and amend the law relating to sale of goods. ये 1930 में जो एक्ट बना ना दोस्त, ये डिफाइन करना है और अमेंड करना है। कुछ चीज़ नहीं बताई गई थी सही तरीका से तो बताया गया है, और कुछ कुछ चीज़ जो लग रहा था कि चेंज करना है, तो ये 1930 में जब ये आया, ये एक्ट आया, तो चेंज कर दो भैया। कौन सा चेंज करना है? लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया except the state Jammu and Kashmir, and it came into force on 1st July 1930. Okay. The Sale of Goods Act 1930 defines the terms which have been frequently used in the act, which are as follows. अब कुछ कुछ टर्म्स का बात कर लेते हैं। बायर एंड सेलर। अब बायर का मीनिंग क्या है? अरे भैया बायर का मीनिंग आपको अच्छे तरह से पता है, फिर भी चलो पढ़ना है पढ़ देते हैं। मीन्स अ पर्सन हु बाइज, कुछ खरीद रहा है, मैं फ़ोन खरीद रहा हूँ तो मैं बायर हूँ। और अग्रीज टू बाई, चलो ठीक है अभी नहीं है कल दे देना, चलो पैसा दे दो। 50,000 का फ़ोन है, मैं 10,000 एडवांस दे दे रहा हूँ, मतलब मैं अग्री कर रहा हूँ ना, मैं एग्री कर रहा हूँ कि हाँ मैं मुझे खरीदना है, लो पैसे ले लो, एडवांस ले लो, एग्री टू बाई गुड्स। और सेलर का मतलब क्या है भैया? वही बायर का मीनिंग अगर समझ चुके तो सेलर भी समझ सकते हो, पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल गुड्स, सिंपल डेफिनेशन है। The two terms buyer and seller are complementary and represent the two parties to the contract of sale of goods. ये बात भी एकदम easy है। Both the terms are however used in a sense wider than their common meaning. ये important है मेरे दोस्त। बायर एंड सेलर तो समझ में आ चुका, बट इस टर्म में जब हम ये पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो ये दोनों टर्म बायर एंड सेलर थोड़ा सा वाइडर सेंस में बात किया जाएगा।
वाइडर मतलब थोड़ा सा वाइड करेंगे, तो इसका वाइड कितना वाइड क्या करना है, कुछ नहीं यार, बहुत ऐसे ही बोल रहे हैं, पका रहे हैं, इजी है। नॉट ओनली द पर्सन हु बाइज बट वन हु अग्रीज टू बाई इज अ बायर। अग्रीज टू बाई, बस वाइड कर दिया भाई। देखो कहने का मतलब है जनरली कॉमन सेंस से जोड़ के सोचा जाए तो बायर मतलब है वही जो बाई कर रहा है, बट लॉ है ना। अब लॉ को क्या है, कैसे लिखेंगे? ओके, ही इज अ बायर एंड ही वाज द पर्सन हु अग्रीड टू बाई। यार अग्रीड टू बाई, एक काम करो यार, इसको थोड़ा सा ना बायर टर्म को चौड़ा करो और इसको इसी में घुसा दो। आया बात समझ में? तो जो अग्री टू बाई कर रहा है यार, एक काम करो यार, आज नहीं तो कल खरीदेगा ना, अग्री कर रहा है ना खरीदने के लिए, तो कल का दिन बायर हो जाएगा ना। तो एक काम करो यार, इसको अग्री टू बाई वाले को भी बायर के डेफिनेशन के अंदर डाल दो, बस इतना ही बात है। तो द वन हु अग्रीज टू बाई इज बायर। सिमिलरली अ सेलर मींस नॉट ओनली द पर्सन हु सेल्स। सेलर का मतलब तो यही होता है ना कि जो बंदा बेच रहा है। तो बोल रहा वाइडर डेफिनेशन है भैया, जो बेच रहा वो तो सेलर है ही, बट ऑल्सो द पर्सन हु अग्रीज टू सेल। इसने अग्री कर लिया ना बेचेगा, अग्री किया भैया, बेचा तो नहीं। ठीक है यार, एक बार डेफिनेशन में ना इसको भी डाल दे अंदर, ब्रॉड कर दे उसको, वाइडर डेफिनेशन बना देंगे तो क्लियर है। गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स। अब ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है, ये बेसिकली गुड्स का खरीदने और बेचने का बात हो रहा था। ओके, मेरे को ना बहुत अच्छा वो फ्लैट पसंद आया, वो एकदम बंगलो टाइप का, जो सी फेसिंग बंगलो है ना, उफ, पता है शाहरुख खान रहता था उसमें। यार इतना पैसा कमा लिया ना, अब तो मुझे वही बंगलो खरीदना है। तो वो बंगलो खरीदना है तो उसके लिए मुझे यार, बस मैं तो बायर हूँ, आई एम रेडी बायर एंड आई एम अग्रीइंग टू बाय, बस वो बेच दे मेरे को। तो बायर मैं हूँ, सेलर वो है, तो गुड्स बन गया ना ये बंगलो। तो क्या गुड्स के डेफिनेशन में जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट का हम बात कर रहे हैं, तो क्या कोई बंगलो खरीदने का या कोई प्रॉपर्टी फ्लैट खरीदने का अगर मैं इच्छा रखता हूं, तो क्या वो फ्लैट बंगलो गुड्स कहलाता है क्या? नहीं, नहीं मेरे दोस्त। ये फ्लैट बंगलो, जूहू में बंगलो और ये सब जो है, ये गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। इंडिया का जो डेफिनेशन है, इंडिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें ये चीज़ नहीं आता है। तो गुड्स में क्या आता है सर? गुड्स में आता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब लैंड जो मैं बात कर रहा था, बंगलो, प्रॉपर्टी, फ्लैट, ये सब का जो मैं बात कर रहा था भैया, उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इमूवेबल, जो मूव नहीं करता है। तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये गांठ बांध लो मेरे दोस्त, हम बात कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का। और इस मूवेबल प्रॉपर्टी में हम अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, एक्शनेबल क्लेम और मनी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और क्या इंक्लूड करते हैं हम? इंक्लूड करते हैं स्टॉक को, ठीक है, ओके, शेयर्स को। तो शेयर्स एंड स्टॉक मोरलेस एक ही है। ग्रोइंग क्रॉप्स को, ग्रोइंग क्रॉप्स, खेत में जो क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी मान रहे हैं। अब देखो भैया, ये लॉ है, इस पे बहुत ज़्यादा अगर अपना दिमाग लगाओगे तो कसम से मैं बोल रहा हूँ दिमाग का दही हो जाएगा। अब ये लॉ मेकर जो है ना, लॉ मेकर अपने हिसाब से कानून बना देते हैं। उनका लॉजिक कोई समझे तो ठीक, नहीं समझे तो भैया उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने इससे, देखो लॉ का यही तो मजा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, समझा क्या? और अपन का डेफिनेशन में ना गुड्स का मतलब यही है। अपन ने कहा कि ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स है तो है।
भैया ग्रोइंग क्रॉप्स तो भैया वो जमीन में धरती पे चिपका हुआ रहता है, वो तो मूव नहीं करता, तो वो मूवेबल भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, गन्ने का खेती करता हूँ मैं, गन्ने को ना उखाड़ दे, उखाड़ के उसको बेच दे दे, गन्ना हिला के नहीं। अपने हिसाब से भाई वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तेरे को क्या दिक्कत है? तो देखो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग धारणा है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ सुनेगा, कोई कुछ सोचेगा। तो भैया मैं तो यही समझा रहा हूँ कि ये इनसे पंगा मत लो, क्योंकि आपकी और हमारी चलनी एक भी नहीं है। 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो लिख दिया है ना, तुम समझो भैया जो लिख दिया है वही पढ़ना होगा। और इन लोग के पास पता है एक बहुत बड़ा हथियार है, डीम वर्ड है, डीम डीम DEEMED, डीम्ड। डीम्ड वर्ड डालते के साथ ना ये कुछ भी बदल सकते हैं। बोलेंगे लेट्स अंडरस्टैंड कैलकाटा इज डीम्ड टू बी बॉम्बे, कैलकाटा डीम्ड टू बी बॉम्बे, लॉ ने कह दिया भैया। तो ये मान लेना कि कलकत्ता कलकत्ता नहीं बॉम्बे है, तो मानना पड़ेगा। ये डीम्ड वर्ड में इतना पावर है, क्योंकि जो कानून बना रहा है वो बना रहा है, और हम लोगों को कानून का फॉलो करना है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स जो है ये गुड्स है, ग्रास जो है ये गुड्स है, एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जो लैंड से अटैच्ड है, ये लैंड का हिस्सा है, विच आर अग्रीड टू बी सेवर्ड, सेवर्ड मतलब काट दिया जाएगा, काट डालो रे, बिफोर सेल मतलब बेचने से पहले मैं इसे काट के बेचूंगा, तो वही वाला बात हो गया ना। मैं शुगर केन को बेचूंगा, बट जब मैं बेचूंगा तो मैं इसे काट लूंगा, अभी ये अटैच्ड है, बट जब मैं बेचूंगा तो उस समय तो ये अटैच्ड नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे दोस्त ये मूवेबल आइटम हो गया। ग्रास भी जैसे कई बड़े बड़े लॉन्स में ग्रास लगते हैं, वहां से उखाड़ के दूसरा जगह लगते हैं, ओके, तो ये भी मूवेबल गुड्स है। बिफोर सेल वो उखाड़ लिया जाएगा, और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, चाहे तो सेल के पहले हम गन्ना का खेती में गए, गन्ना को तोड़ने दे दिया, या अभी हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि ठीक है भैया दे देंगे, अभी गन्ना छोटा है, बड़ा हो जाएगा मैं आपको दे दूंगा, 15 दिन बाद मैं आपको दे दूंगा, आओ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आओ अग्रीमेंट कर लेते हैं। दिस इज अ वाइडर डेफिनेशन देन कंटेंट इन द इंग्लिश लॉ। सर हमको क्या मतलब है बताइए तो, हम इंडिया में हैं, इंग्लिश लॉ से ये वाइडर डेफिनेशन हमें क्या मतलब है? भैया मतलब इसीलिए है 1930 का लॉ है, अंग्रेजों का लॉ को कॉपी कर दिया था इंडिया में, तो ये बता रहा कि भारत में जब ये कॉपी हुआ तो थोड़ा सा वाइडर डेफिनेशन में आया, विच डज नॉट कंसिडर स्टॉक एंड शेयर्स एज गुड्स, ठीक है, दो इट इंक्लूड्स अ शिप। तो इंग्लिश लॉ में स्टॉक को और शेयर को गुड्स नहीं कंसिडर किया जाता है, हालांकि शिप को इंक्लूड कर दिया जाता है। एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स विच कैन बी एनफोर्स्ड ओनली बाय एन एक्शन। अरे वह माइकल जैक्सन का हो गया एक्शन, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम्स, रोल लाइट्स कैमरा एक्शन, ये वो वाला एक्शन का बात नहीं हो रहा है। कुछ भी चीज को अगर हमको क्लेम करना है तो हमको जज के पास जाना होगा, जज को दिखाना होगा कि देखो देखो जज साहब, मेरे बहुत दिन से पैसे नहीं दे रहा है, जज साहब प्लीज आप ऑर्डर दे दीजिए ना, जज साहब आपके ऑर्डर देते के साथ मैं इसके मुंह में पाउडर लगा के मारूंगा 2 थप्पड़, और बोलूंगा देखो जज ने दिया है ऑर्डर, अब दे मुझे मेरे पैसे। तो ये एक्शनेबल क्लेम है, कुछ एक्शन मुझे लेना होगा, बिना जैसे अपने बोलते हैं ना, मैं अपने पापा को बोलता हूँ, पापा बोलते हैं पता है वो पार्टी पैसा नहीं दे रहा है, 50 लाख रुपया बेटे डूब गए, पापा पापा यू जस्ट टेल मी लेट मी डू सम एक्शन, एक्शन लेता हूँ ना मैं उसके खिलाफ, करता हूँ ना कोर्ट में केस, आप तो एक्शन लेंगे नहीं, एक्शन लिए बिना ना कुछ रिएक्शन नहीं होने का पापा। तो एक्शनेबल क्लेम, तो मैंने लिया एक्शन, कोर्ट में किया केस,
और केस के बाद कोर्ट ने दिया ऑर्डर कि भैया चुपचाप इसको पैसे दे दो। तो एक्शनेबल क्लेम का समझ में आ गया मीनिंग। एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स विच कैन बी एनफोर्स्ड ओनली बाय एन एक्शन, एग्जाम्पल सूट, एग्जाम्पल डेट। बस समझ में आ गया अब आपको। कर्जा था तो मतलब केस कर दिया। अ डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स। डेट जो है मूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये बात तो हम भी जानते हैं। तो क्या करें हम? डेट प्रॉपर्टी तो है, बट डेफिनेशन क्या बोल रहा है? गुड्स अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। तो ठीक है, डेट जो है वो इमूवेबल, वो मूवेबल क्या करें? डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स। तो डेट को हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। अब आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? डेट का लेन देन नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि जैसे मेरा कर्जा है, उससे मुझे 50 लाख लेना है। अब मैं इसी का सौदा कर रहा हूं। एक काम कर, मेरे को उससे 50 लाख लेना, चल मैंने ये सौदा तेरे को बेच दिया 25 लाख में। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डेट, एक्शनेबल क्लेम, ये सब को हम लोग बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते। तुम्हारा केस है, तुमको लेना है, तुमको एक्शन में आना, तुम ही एक्शन में हो, वरना क्या होगा, सब एक दूसरे को गुंडागर्दी में उतर जाएंगे, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम क्लियरली बता दिया। क्या होता है ना दोस्त, जब तक लॉ मुंह खोल के, मुंह फाड़ के, अब लॉ ने मुंह फाड़ के कह डाला कि देखो भैया एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है, तो हटाओ इसको, गुड्स बेच दिए। वरना कोई ना कोई बंदा एक्शनेबल क्लेम बेच देगा किसी को और बोलेगा हमने तो बेच दिया भैया 1930 के सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत। तो लॉ ने कह डाला है कि मेरे बाप एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है, तो इसका मतलब एक्शनेबल क्लेम का बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते हो। चलो, इवन द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स FDR are considered as goods. Under section 176 of the Indian Contract Act, read with section 27 of the Sale of Goods Act. फिक्स डिपॉजिट रिसीट को तो भैया गुड करार कर दिया गया। ठीक है भैया, मैं आपको बताया था ना कुछ देर पहले, लॉ के दिमाग में जो भी चल रहा है हमको फॉलो करना है। FDR को गुड बना दिया है, हो सकता है उसमें इतना टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है जी, तो गुड्स क्या है? मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इन सर्कुलेशन। अब ये जो 2000 का नोट है, 2000 का नोट को मैं बेच रहा हूँ 2050 रुपए में, आई कोई खरीदेगा? 2000 का नोट 2050 रुपए में बेच रहा हूँ, ऐ कोई खरीदेगा? नया नोट है, एकदम करारा नोट है, एकदम अभी अभी गरम गरम बन कर आया है, ऐ कोई खरीदेगा? तुमको लग रहा है कि कोई खरीदेगा 2000 का नोट 2050 में? अरे भैया घाटा हो गया, 2000 का नोट 1900 में खरीदेगा कोई? 2000 का नोट 1900 में बेच रहा हूँ, 2000 का नोट 1900 में बेच रहा हूँ। कोई मूर्ख ही होगा जो 2000 का नोट 1900 में लॉस में बेचेगा। भैया क्या करे, सुबह से बोनी नहीं हुई है, भैया ये लीजिए 2000 का नोट दे दीजिए 1800 रुपये, चलिए आप भी क्या याद रखेंगे, 200 का लॉस खा के दिया मैंने आपको। ऐसा होता है। ये पाउडर बेच रहा हूँ MRP 100 रुपया, भैया आपको 80 रुपया में दे रहा हूँ, चलिए आप भी क्या याद रखेंगे, 20 रुपया का लॉस खाया मैंने अभी। ये सब तो आप बहुत सुनते होंगे। क्या पता पाउडर जो था लाया था 20 रुपया का, बेच दिया 80 रुपया का, कहा आपको 100 रुपया का। तो व्यापार में ये सब तो चलता ही है। बट आज तक क्या आपने देखा है कि 2000 का नोट मैं लॉस खा के आपको 1000 में बेच रहा हूँ? खरीदेंगे? लाइन लग जाएगा भैया। तो मनी इन सर्कुलेशन भी गुड्स नहीं होता है, वरना क्या ब्लैक मनी व्हाइट मनी का बहुत सारा चक्कर हो सकता है ना दोस्त। मैं अपना 5 करोड़ अपने दोस्त विष्णु को 2 करोड़ में बेच डाला,
तो मैंने किया 3 करोड़ का घाटा। हा हा हा। इनकम टैक्स में आया था 4 करोड़ का प्रॉफिट और मैंने अपने दोस्त विष्णु को 5 करोड़ रुपया 2 करोड़ में बेचकर 3 करोड़ का घाटा किया। 4 करोड़ पे टैक्स देना था और 3 करोड़ का लॉस जो हुआ तो अब टैक्स दूंगा 1 करोड़ पे ऑनली। हा हा विष्णु भाई, एक ही बात है भाई, पैसा तेरे घर पे हो या मेरे घर पे हो, क्या टेंशन है अपने को। माल तो अपना ही, अपने दोनों जीजा साला है। दुनिया की खुदाई एक तरफ, जोड़ का भाई एक तरफ। तो टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि साले को पैसा दिया और उसकी बहन तो अपने घर पे ही है। अगर वो साला इधर उधर कुछ बोला ना तो बहन को थोड़ा सा तकलीफ देंगे। तो भाई जो है, लिया था तो 3 करोड़, लेगा 3.5 करोड़। टेंशन नहीं है, दिस इज इंडिया माय फ्रेंड। तो भैया मनी इन सर्कुलेशन को भी बेचा और खरीदा नहीं जा सकता है। आई थिंक नाउ इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। और गुड्स में इंक्लूड कर दिया इन्होंने स्टॉक एंड शेयर को। तो स्टॉक एंड शेयर को जितना खरीदना है, जितना बेचना है, आराम से खरीदिए बेचिए, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि इसका रेगुलेटेड मार्केट है, सेबी जो है पूरा कंट्रोल करके रखा है। सेबी के कंट्रोल में काम हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। सेबी बोला है जितना स्टॉक एंड शेयर बेचना है धड़ल्ले से बेचो, कोई टेंशन नहीं मेरे को। ग्रोइंग क्रॉप्स जो है जब तक वो जमीन से अटैच्ड है, बट बेचने से पहले जमीन से डिटैच कर दिया जाएगा, उसको उड़ा दिया जाएगा। ग्रास को भी गुड्स माना गया है। एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच अग्रीड टू बी सेवर्ड, वही सेम टू सेम बात है। समझ तो जा रहे हो आप लोग यार, कमाल का बात ये ना, आप लोगों को समझ में सब आ रहा है। अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लीजिए यस सर समझ में आ रहा है, यस सर समझ में आ रहा है। SMARH, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म पे लिख दीजिए SMARH। या इसको स्मार्ट कर देते ना, समझ में आ रहा है टोटल तो स्मार्ट लिख दो, ठीक है, यस स्मार्ट। और या आप चाहते हो यस स्मार्ट ही लिखना तो वो भी लिख सकते हो। ओके, तो कुछ कुछ लिखो यार, पता तो चलना चाहिए ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो और सुनो भैया, लाइक बटन दबाते रहना बीच बीच में, कॉन्फिडेंस थोड़ा मिलता है। क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, गुड्स का क्लासिफिकेशन में। गुड्स जो है एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकता है, फ्यूचर गुड्स हो सकता है, कंटिंजेंट गुड्स हो सकता है। और इसमें स्पेसिफिक हो सकता है, असर्टेन्ड हो सकता है, अनअसर्टेन्ड हो सकता है। समझा तो दिए थे, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स एज आर इन एग्जिस्टेंस। अरे भैया क्या बात लिख दिया है, एग्जिस्टिंग गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस। अरे इसमें क्या बात है, अरे एग्जिस्टेंस में है तभी तो। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, that is those owned or possessed by the seller at the time of contract of sale। मतलब भैया दुकान लगा के बैठा है हमने अभी के अभी, भैया भैया वैलेंटाइंस डे है, ये टेडी बेयर मोटा वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला, 5 फुट वाला जो आपके उस डिस्प्ले काउंटर में लगा, मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत पसंद आएगा। अच्छा नहीं, गलती बोल गया, जनरली बॉयज लोग गर्ल्स को देते हैं। ओके ओके भैया, वो कितना का है बताइए तो। अच्छा कितना का भी हो पैक कर दीजिए, देना ही पड़ेगा ना, वैलेंटाइंस डे है तो। लड़के लोग पूछते नहीं है कितना का है, गर्ल्स लोग जो है बहुत बजटिंग करती है। सो खैर जो भी हो, बॉयज जिंदाबाद। सो एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स शोकेस में है, वैलेंटाइन डे स्पेशल है, 14 फरवरी। लड़का जाता है और जाके बोलता है बस डार्लिंग तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है क्या। नहीं 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 नहीं, मैं क्यों क्यों ऐसा क्यों कर, नहीं नहीं मन कर रहा है देने का कुछ, देखो इतना दिन से कुछ दिया नहीं ना, गिफ्ट देने से ना अच्छा होता है। नहीं नहीं, आई डोंट लाइक टेकिंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। अच्छा फिर भी मेरे को पता है वो पिंक रंग का टेडी बेयर बहुत पसंद है। नहीं नहीं, बट मुझे प्लीज़ देना मत, मैं क्या घर पे क्या बोलूँगी। अरे बोल देना पिंकी ने दिया है। तो ये सब जो कॉन्वर्जेशन होता है एकदम काउंटर पे लगा है, उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। अब हम बात करें स्पेसिफिक गुड्स। Specific goods means goods identified and agreed upon at the time of contract of sale is made। ठीक है, स्पेसिफिक।
तो सर स्पेसिफिक और आइडेंटिटी और एग्जिस्टिंग में क्या फ़र्क है? हाँ देखो भैया, स्पेसिफिक मतलब हमने स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिकेशन, जैसे कि आईफोन 7s, ये एग्जिस्टिंग हो सकता है। एग्जिस्टिंग मतलब ये स्पेसिफिक, तो हमने बता ही दिया कि हमें आईफोन 7s चाहिए और ये एग्जिस्ट भी कर रहा है गोडाउन में या शोरूम में, तो संग संग ले लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अभी फिलहाल हमारे स्टॉक पे नहीं है, बट चलिए आपने हमें स्पेसिफिकली बता दिया है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक गुड्स, any specified and finally decided goods like Samsung Galaxy S7 Edge, Whirlpool washing machine of 7 kg etc. हमने specifically बता दिया है। Example 2, A had 5 cars of different models. 5 गाड़ी है मेरे पास, ठीक है। A agreed to sell his Fiat car to B and B agreed to purchase the same car. तो ए के पास 5 अलग अलग गाड़ी है, फियाट गाड़ी जो है वो बी को देने के लिए रेडी है और बी भी उसे खरीदने के लिए रेडी है। इन दिस केस द सेल इज फॉर स्पेसिफिक गुड्स एज द कार हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो स्पेसिफिक भी है ये, और ये उस समय एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो एग्जिस्टिंग भी है। अब बात करते हैं असर्टेन गुड्स का। ये सब चीज़ों को बस जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही है और ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है इसमें। Ascertained goods are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made. आइडेंटिफाई किया है गुड्स को मैंने, अग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन चुका है, मतलब भैया ये खरीदेंगे, ये तो कंफर्म है। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया है, अब हम असर्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं। दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। असर्टेन गुड्स के बारे में एक्ट में कुछ बताया नहीं है, बट हैज़ बीन जुडिशियली इंटरप्रेटेड। तो कुछ ना कुछ जज का कुछ इंटरप्रिटेशन आया तो उससे हम समझ गए हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द टर्म असर्टेन्ड गुड्स इज यूज्ड इन द सेम सेंस एज स्पेसिफिक गुड्स। देखो एक्चुअल प्रैक्टिस में तो भैया असर्टेन्ड, असर्टेन कर लो, असर्टेन मतलब भैया पता कर लो कौन सा गुड्स। तो एक तरह का स्पेसिफिक गुड्स, आपने स्पेसिफिक स्पेसिफिक बता दिया ना कि यही असर्टेन, यही यही यही, तो असर्टेन और स्पेसिफिक का मतलब तो एक ही हो गया। व्हेन फ्रॉम अ लॉट और आउट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स, लार्ज क्वांटिटी बहुत सारा है, बहुत सारा अनाज ही अनाज है। या एक काम करो भैया, आप कभी फल मार्केट में जाओ, हमारे यहाँ तो फल मार्केट है जहाँ पर एक लॉरी, होलसेल मार्केट, वहाँ पर यू नो ऑरेंजेस, संतरा, मौसम्बी, अब वो 100 पीस करके देते हैं, 100 पीस करके, ठीक है, 100 पीस करके देते हैं। तो भाई बहुत सारे अलग अलग लोग, और उसमें क्या होता है ना, कोई छोटा पीस है, कोई थोड़ा सा बड़ा, इतना छोटा है, कोई इतना है, तो अब हमको 100 पीस खरीदना है। अब हम बोलते भैया आप बोरा दीजिए, हम अपना माल खुद ही पसंद करेंगे, आप तो भैया छोटा छोटा पीस दे देंगे। तो हम अपना बोरा ले रहे हैं, मेरा बोरा का कलर पीला कलर, क्योंकि बगल में एक बहन जी है उनका बोरा का कलर भी पीला कलर का है। अब हमें डाउट हो रहा है कि ऐसा नहीं हो जाए कि हमारा बोरा और उनका बोरा मिक्स हो जाए। तो हमने क्या किया, अपने बोरे में जानबूझकर पेन निकाल के मार्किंग कर दिया उसमें BSC है, ठीक है। तो उसके बाद हम एक टेंशन ही नहीं है। वो पीला बोरा जब हम आए वापस से घूम के, बोला ठीक है भैया रखिए, हम अनार भी हमको लेकर आना है, तो हम अनार लेने चले गए। तो हमने अपना 100 पीस मौसम्बी का बोरा येलो कलर का, उसमें हमने BSA लिख दिया था पेन से और साइन भी मार दिया। समझदार है ना हम, कि साइन मार दो भैया BSA, तो कल को अगर कोई भी लिख दिया तो सिग्नेचर थोड़ी ना कॉपी कर पाएगा मेरा, एकदम डिफिकल्ट वाला सिग्नेचर मार दिया उस बोरा में हम, कि आप कोई टेंशन नहीं है।
अब चाहे कितना भी पीला कलर का बोरा हो, मेरा बोरा एकदम मेरा है, मेरा बोरा मेरा बोरा, तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने बड़े बड़े एकदम, अरे भैया चुन लो, तो छोटा साइज क्यों चूज करेंगे हम, बड़ा बड़ा एकदम मौसम्बी चूज कर लिया हमने। 100 पीस का 500 रुपया, कोई टेंशन नहीं है। बोरा भैया पैक कर दिया, अनार खरीदने चले गए, वापस आए, भैया भैया मेरा वो बोरा दीजिए। तो उसने येलो कलर का बोरा पकड़ा दिया, ये लीजिए। भैया ये क्या कर रहे हैं आप, ये बोरा मेरा नहीं है। अरे भैया आप ही का तो 100 पीस है, देखिए ना 100 पीस का बोरा इतना ही साइज का होता है। नहीं भैया ये मेरा नहीं है, मेरा वो वाला दिखाइए। हाँ हाँ ये मेरा वही वाला है, क्योंकि देखिए हमने इसमें साइन। अरे भैया हमको क्या फर्क पड़ता है, ये लीजिए वो लीजिए, इसमें भी 100 पीस इसमें भी 100 पीस। भैया आपको भले ही फर्क नहीं पड़ता, हमने मेहनत करके एक एक पीस खुद चुना है अपने लिए, तो हमको हमारा वाला बोरा दे दीजिए। तो इतना जब बोरा बोरा कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब हमने अपना बोरा एकदम असरटेन कर लिया है कि ये ही हमारा है। तो समझ में आया कि नहीं। तो व्हेन from a lot or out of large quantity of unascertained goods। अब भैया देखो वहां पर बहुत सारे 1000 पीस है संतरा के, अब वो 1000 में से कौन सा 100 वाला मेरा है, जो बोरा में बंद है वो मेरा है। तो ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स द नंबर और क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर। अब हमने 1000 में से 1000 तो खरीदना नहीं था, 100 पीस का हमने बोला 100 पीस खरीदेंगे। तो हमने जो 100 पीस खरीदा है इज आइडेंटिफाइड। अब हमने जो खरीदा है 100 पीस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, चुन लिया है, चुन चुन के बोरे में डालूंगा, चुन चुन के। तो चुन चुन के मैंने अपने बोरे पे डाल दिया। सच आइडेंटिफाइड गुड्स आर कॉल्ड असर्टेन गुड्स। बाबा की जय हो। तो ये असर्टेन गुड्स समझ में आ गया बच्चों। अब यार ये कॉटन फॉटन का एग्जाम्पल हमको अच्छा नहीं लगा, मेरा एग्जाम्पल के सामने क्या मजा आएगा आपको, ये आप एग्जाम्पल खुद ही पढ़ लीजिएगा। अब अनअसर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन्ड, तो वो तो उसी का ऑपोजिट होगा ना, होगा क्या नहीं बोलिए। आर गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और ascertained एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। सैंपल दे दिया हमने, असरटेन नहीं किया। जैसे कि हमने बोल दिया है कि भैया देखो ये साइज देख लो, इतना ही साइज का चाहिए हमको। if A and B, if A agrees to sell B 1 packet of salt out of a lot of 100 packets lying in his shop, it is sale of unascertained goods because it is not known which packet is to be delivered। अब 100 पैकेट में से कौन सा पैकेट, एक कोई भी पैकेट हम डिलीवर कर देंगे, तो ये अनअसर्टेन्ड है। और इसमें एक तरह से देखा जाए तो हमको असर्टेन करने का दरकार नहीं है, समझे क्या नहीं, क्योंकि जितना भी नमक का पैकेट है 100 ग्राम करके नमक का पैकेट है, टाटा सॉल्ट देश का नमक, ठीक है। तो भैया भैया एक पैकेट टाटा सॉल्ट दे दीजिएगा, तो ये पैकेट दे या ये दे या ये दे या ये दे या ये दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस समय मौसम्बी वाला के पास कोई बड़ा मौसम्बी था, छोटा था, मोटा था, गला था, सड़ा था, नरम था, कड़ा था, तो अलग अलग कैटेगरी था, मुझे अपने हिसाब से चुनना था। तो वहाँ मैंने चूज कर लिया, असर्टेन कर लिया, यहाँ टाटा नमक देश का नमक, कोई भी पैकेट लो वही माल है, तो मुझे दरकार नहीं है बच्चा। एज सून एज अ पर्टिकुलर पैकेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट इट बिकम्स असर्टेन्ड और स्पेसिफिक गुड्स। तो जैसे ही राजू, अरे साहब के लिए 2 किलो नमक निकाल टाटा सॉल्ट फटाफट और पैकेटवा में डाल दे, जाएगा ब्लॉक 44G में, समझे कि नहीं, जल्दी से फटाफट भेज। और सुनो ये बिल देकर, उधारी नहीं दे रहा, भाभी जी बोलेंगे कि पैसा कल देंगे, भैया घर पे नहीं है, तो बोला नहीं माँ जी, अरे माँ जी मत बोला नाराज हो जाएगी, बोला नहीं भाभी जी अभी ये सिस्टम बंद हो गया है, अभी कैश देंगे तो ही डिलीवरी होगा, वरना हम भी कल आएंगे। तो समझे क्या नहीं। तो ये है असर्टेन्ड गुड्स, अनअसर्टेन्ड गुड्स, जब जैसे ही हमने नमक निकाल लिया वो हो गया असर्टेन। आइए दोस्त थोड़ा फ्यूचर में झांकते हैं। फ्यूचर
आपका फ्यूचर, मेरा फ्यूचर। मेरा फ्यूचर का तो मुझे चिंता नहीं है, आपका फ्यूचर का मुझे बहुत चिंता है। तो प्लीज़ मन लगा के पढ़िए। अगर आप मन नहीं लगाएंगे तो देखो भैया बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मन लगाइए, दिल लगाइए, दिमाग लगाइए, सब कुछ लगाइए और इस बार सीए फाउंडेशन पे रैंक लेकर आइए। ओके, इजी है रैंक लाना। फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर का बात किया तो फ्यूचर में रैंक आना चाहिए आपका, प्लीज़। और अगर आपको लग रहा है कि यस सर मैं रैंक लाऊंगा तो लिखो कमेंट बॉक्स में, यस सर मैं रैंक लाऊंगा। मैं आपको स्पेशल आशीर्वाद दूंगा दोस्तों। एड्रेस भेजो, मैं आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट भेजूंगा। उसको आप अपने पास रखिएगा, आपका 100% इम्प्रूवमेंट आएगा स्टडीज़ में। मैं अंधविश्वास नहीं बेच रहा हूँ, मैं कुछ आपको बाद में बताऊंगा। चलो अभी बात करते हैं फ्यूचर गुड्स का। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और अक्वायर्ड। अरे भैया ये इतना अंग्रेजी क्यों मारते हो आप लोग यार, क्या करें। मैन्युफैक्चर करेंगे फ्यूचर में, अभी नहीं। प्रोड्यूस करेंगे वो भी फ्यूचर में, अभी नहीं। और अक्वायर्ड बाय द सेलर। तो बेसिकली चाहे तो मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, ट्रेडर जो है वो अक्वायर करेगा, मैन्युफैक्चरर है जो बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड एक ही बात है। सेलर अगर वो है, ट्रेडर है, तो वो कहीं से अरेंज करेगा। बट फिलहाल के लिए, अभी के लिए भैया पैसा जमा दे दो। अभी फिलहाल नहीं है हमारे पास, बट आने वाला है। बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फ्यूचर गुड्स, प्रेजेंट में ये क्या गुड्स आपके पास है, आपके कस्टडी में है, नहीं है। फ्यूचर में जैसे ही चाहे तो ये मैन्युफैक्चर होगा, प्रोड्यूस होगा, या मैं ऑर्डर देके मंगवा लूंगा। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स is always an agreement to sell। अग्रीमेंट टू सेल है, क्योंकि अभी तो बेच नहीं पा रहे हैं, बाद में फ्यूचर में बेचेंगे। इट इज नेवर एक्चुअल सेल बिकॉज अ मैन कैनॉट ट्रांसफर वॉट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। भैया एक्चुअल सेल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अभी है ही नहीं उसको मैं कैसे बेचूंगा तुम्हें, है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट। Come on, whatever amount of money you want to give me, give. But it does not exist today. How can I sell it to you, sir? Why don't you understand? Nahi, but I need it today. It's very urgent. But sir, I don't have. But I need it today. But sir, I don't have. Okay, I'll give you double the money. But sir, I don't have. Okay, triple the money. Sir, I don't have. ओहो, you don't have. अरे पहले क्यों नहीं बोला? अरे सर जब से तो बोल रहा नहीं है अभी। अब एक काम करिए, ऑर्डर दे सकते हैं, अभी तो पैसा दीजिए, एडवांस दीजिए। या चलिए एडवांस भी मत दीजिए सर, परसों आइए। नहीं नहीं, परसों आया और किसी और को बेच दिए तो भैया एक काम करो, अग्रीमेंट कर लो यार, तुम्हें ही दूंगा मैं, चलो अग्रीमेंट टू सेल। बट ये अभी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अभी नहीं है, और ये फ्यूचर 2 घंटे बाद भी हो सकता है, 2 घंटे बाद। अभी क्या सेल हुआ, अभी नहीं हुआ, बट आफ्टर 2 आवर्स। ओके सर, सो अर्जेंट फॉर यू, यू गिव मी 50% एडवांस। मैं खुद आपके लिए फ्लाइट से मंगवाऊंगा सर, फ्लाइट से 4 घंटे बाद फ्लाइट से मैं मंगवा के आपको अर्जेंट बेसिस पे दूंगा। बट अर्जेंसी के लिए एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, मैं देता। तो 2 घंटा बाद भी फ्यूचर है, 2 मिनट बाद भी फ्यूचर है, बट राइट नाउ इट इज नॉट देयर विथ मी। ओके, एग्जाम्पल 1000 क्विंटल्स ऑफ पोटेटोज टू बी ग्रोन ऑन एज फील्ड। अरे भैया अभी तो पोटेटो उगेगा, इज नॉट इलीगल। अरे 1000 क्विंटल of potato to be grown on Ace field is not illegal. Though the actual sale of future goods is not possible, this is an example of agreement to sell. ठीक है, इलीगल थोड़ी ना, कुछ गलत काम थोड़ी ना किया हमने, बेच देंगे, अभी गुड्स नहीं है तो क्या हुआ। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई इलीगल काम नहीं है, जैसे ही पोटैटो आएगा आप ही को बेचेंगे, और हमने अग्रीमेंट कर लिया, तय कर लिया। एग्जाम्पल 2, P agrees to sell to Q all the milk that is cow may yield during the coming year। भैया ये गैया देख लो, गैया जितना भी दूध देगी, अब देखो कितना दूध देगी, अब हम कैसे बताएं तुमको। किसी दिन 3 लीटर देगी, किसी दिन 4 देगी, किसी दिन उसका मूड नहीं होगा, दूध नहीं भी दे सकती है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है उसका बछिया पी गई तो हम क्या उसको मना कर देंगे। देखो भैया जो भी है, 1 भी लीटर दूध हम नहीं लेंगे। तुमको नहीं विश्वास हो रहा तो अपना आदमी को बैठा देना,
तुम्हारा ये आदमी दूध दू के ले लेगा, हमको क्या दिक्कत है, बट पूरा साल भर सारा गैया का दूध तुमको ही दिया। तो P agrees to sell to Q all the milk that his cow may yield during the coming year. This is a contract for the sale of future goods. ठीक है। Example 3, T agrees to sell to S all oranges which will be produced in his garden this year. It is a contract of sale of future goods amounting to an agreement to sell. ये सारे के सारे केसेस में अग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, ये तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, आप समझ चुके हो। मैडम आपको बोला था एसी चलाइए, प्लीज प्लीज चलाइए। मैडम भी फ्यूचर में चलाएंगे, हमको लग रहा है प्रेजेंट में नहीं चलाना चाहती, बोला फ्यूचर में चलाएंगे, तो मैडम प्लीज प्रेजेंट में चला दीजिए एसी। ओके, कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट, द एक्विजिशन ऑफ विच, देखो बेचता कौन है गुड्स को, बायर बेचता है क्या सेलर बेचता है? अरे सर क्या सवाल कर दिया आप, मज़ा आ गया सर। अच्छा ओके भाई, गलती हो गया, हमेशा गुड्स बेचता सेलर है, ये तो क्लियर है, और खरीदता हमेशा बायर है। अरे भैया क्या क्या ज्ञान का बात बोल दिए सर, मज़ा आ गया। तो ठीक है भैया, आप कंटिंजेंट गुड्स पढ़ाना था तो थोड़ा सा ब्रेक लेने का मन कर रहा था, ले लिया यार, तेरा क्या गया। द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर, अब कौन सा गुड, ये सेलर कुछ माल बेचना चाहता है बट उसके पास अभी फिलहाल नहीं है, और ये होगा क्या नहीं, जैसे कि इंपोर्टेड परफ्यूम। भैया भैया ये इंडियन परफ्यूम में मज़ा नहीं आ रहा भैया, प्लीज़ कुछ इंपोर्टेड दीजिए ना भैया। आपका तो भाई बैंकॉक में रहता है भैया, तो छुट्टी में आएंगे तो प्लीज़ मंगवा दीजिए ना भैया से। तो देखो अब बोल नहीं सकते हैं, मुन्ना का मूड के ऊपर डिपेंड है, मुन्ना बहुत मूडियल है भैया। मैं आपको फ़ोटो दे दे रहा हूँ, मॉडल नंबर दे दे रहा हूँ, प्लीज़ भैया मंगवा दीजिए ना। तो सेलर साहब बोलता ठीक है देखते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कंटिंजेंसी, अनसर्टन इवेंट। देखो मुन्ना आ भी सकता नहीं भी आ सकता, अब मुन्ना का बर्थडे आ रहा है, देखो पता नहीं मुन्ना आ भी सकता नहीं भी आ सकता। भैया देखिए ना, अगर मुन्ना आए ना तो प्लीज़ भैया ये वाला मंगवा दीजिए ना भैया, बहुत मेहरबानी होगा भैया, आप एक्स्ट्रा पैसा ले लीजिएगा कोई। अरे नहीं रे बाबा, तेरे से क्या एक्स्ट्रा पैसा लेंगे भैया, जो भी हो जैसा भी हो प्लीज़ मंगवा दीजिए। तो ठीक है, अगर मुन्ना आएगा तो भैया हम तुम्हारा ये प्रोडक्ट मंगवा देंगे, कोई चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन, अगर मुन्ना आया तो प्रोडक्ट आया, मुन्ना नहीं आया तो प्रोडक्ट नहीं आया, तो ऐसा सिचुएशन पे उस गुड्स को हम कहते हैं कंटिंजेंट गुड्स, क्योंकि ये मुन्ना के आने के और ना आने पर डिपेंड है। तो कंटिंजेंट गुड्स ऑल्सो ऑपरेट एज एन अग्रीमेंट टू सेल, ये भी अग्रीमेंट टू सेल है, क्योंकि जब गुड्स है ही नहीं, कब तो मुन्ना आएगा, कब तो वो खरीदेगा, अगर खरीद लिया तो कलकत्ता लेकर आएगा, और लेकर आया कि नहीं आया, इंपोर्ट में फंस गया, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन को भी हम अग्रीमेंट टू सेल कहेंगे, नॉट अ सेल, सो फार एज द क्वेश्चन ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू द बायर इज कंसर्न्ड। अच्छा जी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू द बायर, अब थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है भाई, आप क्या करें। तो अब हमको क्या डर लगता है टेक्निकल होने में, होइए ना, हम भी तो समझेंगे। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, कि कब ऐसा होगा कि ये परफ्यूम अब मेरा है भैया, अब तुम लड़ रहे हो, अरे लाया तो मेरा मुन्ना था ना, तो तुम्हारा कैसे हुआ, अरे तो पैसा नहीं दिए थे क्या, 2,000 रुपया गिन के दिए थे आपको, एक हाथ से रुपया दिए थे, दूसरा हाथ से परफ्यूम लिए थे, और अब जब दे दिए हैं, अब आपका मुन्ना लेकर आया है, क्योंकि अब आपको कोई 4,000 रुपया देने के लिए रेडी हो गया, तो अब आपका परफ्यूम हो गया है। भैया सुनिए, पैसा दे दिए हम आपको, और एडवांस भी दिए थे 500 रुपया, याद करिए, एडवांस के बाद आपने 2,000 रुपया का बात किए थे, 1,500 रुपया दे दिए आपको, और ये परफ्यूम मेरा हो गया है, ओनर हम हैं अब इसके। अब हम बेचेंगे, कितना का बायर है आपके पास, अरे मुन्ना 5,000 रुपया का बायर है रे, तो चलो ठीक है, आधा आधा, क्योंकि अब ओनर हम हो गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, समझ गए आप बात। इन अदर वर्ड्स, लाइक द फ्यूचर गुड्स, in the case of contingent goods also, the property does not pass to the buyer at the time of making the contract. At the time of making the contract, जब प्रॉपर्टी है ही नहीं तो बास कहाँ से होगा यार, कैसा कैसा बात करता है यार ये लोग। A agrees to sell to B a Picasso's painting provided he is able to purchase it from its present owner.
दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ द कंटिंजेंट गुड्स। अब ए बी को बोलता अच्छा देखो पिकासो से अगर मैं खरीद पाया ना तो मैं तुमको बेच दूंगा। देखो भैया वो 1 लाख में बेचेगा तो मैं खरीद लूंगा। अरे भैया जो भी है, अगर वो जितना में भी बेचे, आप एक काम करेगा 10% मार्जिन रख के मेरे को दे दीजिएगा। अगर वो 1 लाख की जगह 1.25 लाख में भी बेचे आपको, तो आप उसका 10% और एक्स्ट्रा ले लीजिएगा हमसे, या 10,000 रुपया ले लीजिएगा। चलिए, अगर वो 10,000 में पेंटिंग बेचता तो आप हमसे 20 ले लीजिएगा, वो 1 लाख में बेचता तो आप हमसे 1,10,000 ले लीजिएगा। बट वो आप, अच्छा भैया मैं कोशिश करता हूँ, अगर वो मुझे बेचा तो मैं कंफर्म तुम्हें बेचूंगा। तो ये जो अरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं बेचा तो मैं भी तुम्हें नहीं बेच पाऊंगा, तो कंटिंजेंट हो गया ना, ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। तो अभी तक मेरे ख्याल से मूड माहौल आपका एकदम सही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। और ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज आपको, और 8 से 9 मिनट पढ़ाएंगे और इसके बाद हम आज का कहानी को ख़त्म करेंगे। अब हम बात करेंगे डिलीवरी पे। सामान खरीदने का तो बात आप समझ चुके हो, बट सिर्फ खरीदने से तो नहीं होगा, पैसे देने से भी नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पैसे हमने दे दिया है और डिलीवरी जो है, जैसे कंपनी का डिलीवरी होगा, जैसे टीवी का हमने ऑर्डर दे दिया, अब टीवी जो है बहुत बड़ा टीवी है, मेरे गाड़ी में नहीं आएगा और मैं गाड़ी वाला नहीं हूँ भैया, अब मैं क्या करूँ, कैसे लेकर जाऊँ? तो कंपनी का डिलीवरी वैन होता है, कंपनी बोलता है आप जाइए, चिंता मत करिए, हम अपने आप से डिलीवरी कराएंगे। तो अलग अलग सिचुएशन है डिलीवरी का। तो डिलीवरी, इट्स फॉर्म एंड डेरिवेटिव्स। डिलीवरी, अरे भैया देखो, इंग्लिश वर्ड है, जो बच्चा पैदा होता है उसको भी डिलीवरी कहते हैं, ठीक है? तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। खैर मेरे को याद आया तो मैंने रोक नहीं पाया, मैं अपने आप को मैंने बता दिया। तो डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वॉलंटरी मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बड़े दिल से खुशी से मैं अपना ये सामान जो अभी तक मेरा था, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इतना खुशी काहे को भैया जो दे रहे हो? अरे भैया खुशी नहीं होगा, 2,000 का खरीदे थे, 4,000 का बेच दिए हैं, तो खुशी खुशी दे रहे हैं ना, क्योंकि 2,000 का प्रॉफिट कमाए हैं। एज अ जनरल रूल, डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग। कुछ भी करने से डिलीवरी हो जाएगा? कुछ भी? कुछ भी मतलब क्या? अरे बता रहे, विच हैज द इफेक्ट, कुछ भी ऐसा करो, मतलब कुछ भी ऐसा करो जिसका करने से इफेक्ट ऐसा आया है, ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर। अच्छा, पूरा भैया इसलिए बोलते पूरा लाइन समझ लिया करो। कुछ भी ऐसा करेंगे हम कि ये जो सामान हमारे पास है, अब ये सामान आपके पास चला जाए, हमसे सामान टाटा बाय बाय करके आपके घर चले जाए, मतलब बेटी विदा हो जाए, वैसा टाइप का कुछ। तो हमने विदाई कर दिया, आप रिसीविंग कर लीजिए। तो ठीक है भैया, एज अ जनरल रूल, एज अ जनरल रूल, ठीक है, ये जनरल वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। डिलीवरी ऑफ द गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट, इफेक्ट है, कभी इफेक्ट वर्ड जो है ना, बड़ा इंग्लिश का वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे अपने बोलते हैं ना स्पेशल इफेक्ट, मतलब चेहरा असली में गोरा नहीं है, बट इफेक्ट डाल डाल के आजकल तो आप लोग गोरा कर देते हो। किसी के नाक में 2 तिल है यहाँ पर, ऐसा स्पेशल इफेक्ट डाला कि नाक से तिल गायब, इफेक्ट। तो देखो ये इफेक्ट का वर्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है डिलीवरी में, हम आपको आगे समझाएंगे। तो एज अ जनरल रूल में डिलीवरी क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर, कि बायर के पोजेशन में आ गया है। अब पोजेशन में आ गया है मतलब बायर जो है उसके कंट्रोल में आ गया है, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम इन हिज बिहाफ। बायर के पोजीशन में, खुद बायर के घर पे आ गया हो, या बायर बोला अच्छा एक काम करो, हावड़ा में हमारे ससुर जी रहते हैं, उनके घर पे दे दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, या बालीगंज में मेरा दोस्त का बंगलो है वहां दे दो, या कलकत्ता एयरपोर्ट के बगल में मेरी मौसी जी रहती है, उनके घर पे दे दो, तो हम समझ जाएंगे कि मेरे पास आ गया।
तो किसी भी पर्सन और एनी अदर पर्सन ऑथराइज टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ, अगर वो रख लेंगे तो समझ लो कि मैं रख लिया, तो ठीक है। तो ये हुआ डिलीवरी का मेन मतलब। अब कितने प्रकार का डिलीवरी है, फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी। फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ डिलीवरी फॉर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। पोजेशन को ट्रांसफर करना, जो कल तक हमारा था अब आपका है, कल तक जो हमारा था वो आपका है। थोड़ा दुख के साथ बोलना चाहिए ना इसको, बट दुख नहीं हो रहा है यहाँ, गुड्स को बेच रहे हैं यार, प्रॉफिट में बेच रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं। आज एक कस्टमर है ए, वो खुश होगा तो बी को भेजेगा, बी खुश होगा तो सी और डी को भेजेगा, डी और सी खुश होगा तो ई एफ जी को भेजेगा, तभी तो मेरा धंधा चलेगा भाई। तो धंधा को चलाना है तो सही काम करना है, तो सही काम करने का मतलब गुड्स को सही तरीके से बायर के पास पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, वरना ये काम कंप्लीट नहीं होगा। समझो मेरा बात, गुडविल नहीं बनेगा, राइट। लोग बोलेंगे चोर चोटा है, पैसा ले लेता और उल्टा पुल्टा सामान भेज देता है, ऐसा भी नहीं करना है। जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट में आपने कुछ ऑर्डर दिया, अमेजन में दिया, फ्लिपकार्ट में दिया, राइट, तो ये डिलीवरी एकदम आपके डिलीवरी एड्रेस पे आता है क्या, नहीं, बताइए। और जो गुड्स आपने देखा था वही आता है क्या, गलत आता है। अगर कुछ गलत आ गया तो आप तुरंत उसको वापस करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो भैया बात वो सभी हो रहा है, ठीक है। ये 1930 का एक्ट है, भूलिएगा मत। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोबाइल के फ़ोन पे आप गुड्स को कार्ट में डालेंगे और ऑनलाइन पैसा देंगे और गुड्स आपके घर पे आएगा, ये कभी सोचा नहीं गया था, भूलिएगा मत इस बात को। तो हमको ये 1930 का पुराना एक्ट को आज के नए संदर्भ में भी समझना होगा, तभी तो मज़ा आएगा, वरना लगेगा कि सर 1930 में आप पढ़ा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। तो चलो अभी मॉडर्न तरीका से पढ़ने का कोशिश करेंगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्चुअल डिलीवरी। अच्छा, डिलीवरी का मतलब क्या है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर। अब आपको लग रहा होगा कि सर डिलीवरी में इतना क्यों पका क्यों रहे हो सर। देखो भाई, जब मैं पकाने का कोशिश करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है। तो जितना समय मैं इसमें दूंगा उतना तुम्हारे दिमाग में हैमर होगा, और हैमर होने से क्या होगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, सेट होने से क्या होगा, आपको नंबर मिलेगा, और नंबर मिलने से क्या होगा, पास होंगे, और पास होना ही तो इम्पोर्टेंट है। तो वॉलंटरी डिलीवरी मतलब वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर। एक्चुअल डिलीवरी मतलब एक्चुअल सामान, ये बक्सा में टाइटन का घड़ी, और ये घड़ी आप एकदम बाकायदा एड्रेस पे पहुंचा दे रहे हो, तो एक्चुअल डिलीवरी। या वैलेंटाइन डे में रोज़, गुलाब का फूल, एकदम भैया एकदम टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, तो टाइम पे पहुंचा दे रहे हो, एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी क्या, एक्चुअल डिलीवरी क्या, व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर। फिजिकली, गुलाब का फूल अपने दोस्त या अपने लवर या अपने बीवी को कोई गुलाब का फूल भेजता, अरे भेजता है। जब बीवी नाराज हो जाती है तो बीवी को सेट करने के लिए उसको आई लव यू डार्लिंग बोलते हैं और उसको गुलाब का फूल भेजते हैं, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। देखो, शादी के बाद जनरली जब गर्लफ्रेंड रहती है तो येलो गुलाब जाता है और रेड गुलाब जाता है, बट जब बीवी बन जाती है तो दुश्मनी बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो सफ़ेद गुलाब जाता है। तो ये कलर हम हमको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। आज के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और हमें रिप्लाई करते रहिए प्लीज़। बाय बाय।